क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपका शरीर आपसे बातचीत करता है, आपको संकेत देता है, आपको संदेश भेजता है? क्या आपने अपने शरीर से कभी संवाद किया है, इसकी आवाज़ सुनी है? और यदि इन सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको अपने और अपने शरीर के संबंध के बारे में गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि शरीर से ये दूरी, शरीर से ये असंवाद की स्थिति कई दुखदाई परिणामों का कारण बन सकती है। तो आइए हम ये समझने का प्रयास करें कि शरीर की भाषा क्या होती है और शरीर से संवाद कैसे स्थापित किया जा सकता है। भाषा की कई परतें हैं। आमतौर पर हम ये मानते हैं कि शब्दों और ध्वनियों से पैदा होने वाली चीज़ ही भाषा है। लेकिन ये भाषा की सबसे ऊपरी सतही परत है। इसके अतिरिक्त 4 और परतें होती हैं। दूसरे नंबर की परत है संकेतों की भाषा। तीसरी, शारीरिक मुद्राओं और भाव भंगिमाओं की भाषा। चौथी, संवेगों की भाषा। और पांचवी, जो गहनतम है, वह है मौन की भाषा। अब हम एक एक करके इन भाषाओं को, इन भाषा की परतों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे ऊपरी परत है शब्दों और ध्वनियों से पैदा होने वाली भाषा। इससे हम सभी भली भांति परिचित हैं। हम में से हर व्यक्ति कोई न कोई भाषा बोलता है। कोई हिंदी, कोई इंग्लिश, कोई पंजाबी। इन सारी भाषाओं के अपने अपने शब्दकोश हैं, अपनी व्याकरण है, अपनी ध्वनियाँ हैं। पहली प्रकार की भाषा यानी शब्दों और ध्वनियों से पैदा होने वाली भाषा, इसको ग्रहण करने के लिए कान काफ़ी होते हैं और यदि हम पढ़ते हैं तो हमें दृष्टि की आवश्यकता होती है। अब दूसरे नंबर पर आती है संकेतों की भाषा, जैसे कि ट्रैफिक लाइट। इसमें 3 रंग होते हैं, हरा, पीला, लाल। इन तीनों रंगों के अपने अलग अलग अर्थ होते हैं। वैसे ही ज़ेब्रा क्रॉसिंग का अपना अर्थ है। विभिन्न देश, संस्थाएं, राजनीतिक दल इत्यादि के अपने अपने विशेष संकेत हैं, राष्ट्रीय ध्वज हैं, चुनाव चिन्ह हैं। इन सभी के अपने अपने विशेष अर्थ होते हैं। अब तीसरे नंबर पर आती है भाव भंगिमाओं की भाषा, शारीरिक मुद्राओं की भाषा। अब जैसे जैसे हम गहनतर जाते हैं भाषा में, जैसे जैसे हम अंदर प्रवेश करते हैं, सब शब्दों और ध्वनियों से संकेतों में, फिर मुद्राओं में, तो भाषा सूक्ष्मतर होती जाती है। और इसे समझने के लिए हमें शुद्धतर दृष्टि की आवश्यकता होती है। पहले कान से काम होता है और शब्द होते हैं, उनके निश्चित अर्थ होते हैं, फिर संकेत होते हैं जिनके अर्थ कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी संदर्भ आधारित होते हैं। जब हम भाव भंगिमाओं की भाषा की बात करते हैं, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज के रूप में भी जानते हैं, इसको हम कुछ कुछ समझ सकते हैं। जैसे कि हम देखें कि कोई व्यक्ति यदि जम्हाई ले रहा है तो ये पता लगता है कि वह बोर हो गया है, उबाऊ। साथ ही जम्हाई लेना इस बात का भी संकेत है कि उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति झुक के बैठा है, बोझिल सा, तो ये भान होता है कि वह थका हुआ है। यदि इसकी गहराई में जाएं तो हम ये पाएंगे कि विभिन्न प्रकार की भाव भंगिमाओं से शरीर कुछ कह रहा होता है।
कभी किसी क्रोधित व्यक्ति को देखिए तो क्रोध की जलन उसकी आंखों में भी दिखाई देगी, उसके पूरे शरीर में लक्षित होगी। कोई व्यक्ति निराश हो तो उसकी चाल से पता चल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि बॉडी स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हम शब्दों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शरीर से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि शरीर हमारे नियंत्रण में होता ही नहीं है। तो यह है मुद्राओं की भाषा। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम गहनतर जाएंगे, हमें चाहिए होगी शुद्धतर दृष्टि। जैसे हम ध्वनि और शब्दों से आगे बढ़ते हैं संकेतों की ओर, तो हमें आंखों से सुनने की कला सीखनी होगी। आगे शारीरिक मुद्राओं को सुनने के लिए शुद्ध आंखों के साथ साथ तीक्ष्ण अवलोकन, शार्प ऑब्जर्वेशन, इसकी भी आवश्यकता होगी। कारण यह है कि भाषा अधिकतर अप्रत्यक्ष होती है, इनडायरेक्ट। इसमें चीज़ें हमेशा सीधे सीधे नहीं कही जाती, और कभी कभी एक भाव के, एक भंगिमा के कई अर्थ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति शांत है तो इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि वह उदास है, या यह भी हो सकता है कि वो अंदर के मौन में डूबा हुआ है। अब आम तौर पर हम शांति का अर्थ उदासी से ही लेते हैं। जब भी हम किसी शांत व्यक्ति को देखते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि वह परेशान है शायद। जब कभी मैं गहन मौन में होता हूं, लोगों को लगता है मैं किसी बात को लेकर परेशान हूं। वो मेरे शुभचिंतक हैं जो मुझसे पूछते हैं, वो मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि मैं मौन के आनंद में हूं। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, आप इतने शांत क्यों हो? कोई समस्या है क्या? मैंने कहा, नहीं, कोई समस्या नहीं है, मैं मौन हूं। तो उन्होंने कहा, वही तो मैं पूछ रहा हूं, कोई समस्या है क्या? इसीलिए अवलोकन चाहिए, समझ चाहिए, गहरे अर्थों को देखने की क्षमता चाहिए। अब हम चौथी परत की तरफ बढ़ते हैं, संवेगों की भाषा यानी वाइब्रेशंस। यहां आकर चीजें और सूक्ष्म हो जाती हैं, क्योंकि हम कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट यानी मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी ध्वनि से मौन की तरफ बढ़ रहे हैं, साकार से निराकार की ओर बढ़ रहे हैं। संवेगों की अपनी विशेष भाषा होती है। आपने देखा होगा कि कुछ स्थानों पर आपको बड़ी शांति महसूस होती है, कुछ स्थानों पर आप परेशान हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं। अचानक आपको लगता है कि कुछ नकारात्मक सा है जो आपको पकड़ रहा है चारों तरफ से। और कुछ स्थानों पर आप विश्राम में पहुंच जाते हैं और आपको लगता है कि जैसे कोई हवा बह रही हो, ठंडी सी, मधुर सी, और उसने आपको अपनी बाहों में भर लिया हो। ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग स्थानों पर हमें ये अलग अलग अनुभूतियां होती हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो स्थान अपने संवेगों के माध्यम से आपकी ओर कोई संदेश भेज रहा है, आपको कुछ पहुंचा रहा है, और वो संदेश आपका शरीर पकड़ रहा होता है। और जितना संवेदनशील आपका शरीर होगा, जितना ग्रहणशील होगा, जितना खुला होगा, जितने आप ओपन होंगे, उतना आप इन संवेगों को पकड़ पाएंगे। संवेगों की अपनी भाषा होती है।
इसका हम सभी ने अनुभव किया होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ व्यक्तियों के पास बैठकर आपको सुकून मिलता है और कुछ के पास बैठकर आप परेशान हो उठते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हर एक व्यक्ति एक विशेष प्रकार के संवेग पैदा कर रहा होता है और उन संवेगों से वो घिरा होता है हर वक्त। अब जो भी व्यक्ति इस घेरे के संपर्क में आता है, इस संवेगों के घेरे के संपर्क में आता है, वो जाहिर सी बात है इन संवेगों से प्रभावित होता है। और जो मैं इस बात को दोहराता हूं कि जो जितना खुला हुआ है, जो जितना संवेदनशील है, वो उतना जल्दी उन संवेगों को पकड़ता है। यहां आकर एक बात हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि भाषा पर तो हमारा कुछ नियंत्रण है। ध्वनि और शब्दों की भाषा, इस पर तो हम कुछ नियंत्रण कर सकते हैं। हम सोचें कुछ और कहें कुछ, संभव है, किया जा सकता है। थोड़ी सी चालाकी की जा सकती है, मैनिपुलेशन किया जा सकता है। संकेतों तक थोड़ा नियंत्रण कम हुआ और भाव भंगिमाएं तो और भी आपके नियंत्रण से बाहर की चीजें हो गई। क्योंकि फिर भी कुछ जबरदस्ती की जा सकती है शरीर के साथ। जो कि अभिनेता होते हैं वो करते हैं, अभिनय करते हैं। अंदर कुछ होता है, बाहर वो कुछ और दिखाते हैं। तो अभिनय किया जा सकता है। जब हम संवेगों तक पहुंचते हैं तो फिर नियंत्रण बिल्कुल ही छूट जाता है, क्योंकि आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होता कि वो संवेग आपके शरीर से निकल भी रहे हैं। क्योंकि आप जिस अवस्था में हो, आपका अंतस जिस प्रकार के भावों से भरा हुआ है, वो भाव अपनी एक ऊर्जा पैदा करते हैं, अपनी एक तरंग पैदा करते हैं। वो तरंग चारों ओर फैलती है और उस तरंग के संपर्क में आने वाले लोग उससे प्रभावित होते ही हैं। अब इसका कारण हम नहीं समझ पाते कि कुछ लोगों के साथ बैठकर उनके सानिध्य में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, हम उत्साहित महसूस करते हैं, और कुछ के साथ बड़े हतोत्साहित, बड़े बुझे बुझे से महसूस करते हैं। इस सारा संवेगों के कारण होता है। अंततः जो पांचवी परत है वो मौन की परत है, मौन की भाषा। ये गहनतम है। ये हमारे अस्तित्व के केंद्र से आती है। जो ये मौन की भाषा जान लेता है, उसे और किसी प्रकार के संवाद की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसने गहनतम को जान लिया, अंतिम को जान लिया। मौन की भाषा अंतिम परत है। जो भी इस भाषा को जान लेता है, वो अन्य सारी परतों को स्वतः ही जान लेता है। इस भाषा का जानकार एक अच्छा श्रोता होता है, सम्यक श्रोता। वो दूसरों को सही समझ बूझ से सुनता है, क्योंकि वह जागा होता है। वो केवल शब्दों से या संकेतों से या भाव भंगिमाओं से ही सामने वाले को नहीं समझता, बल्कि उसे संवेगों से भी समझता है। वह, और सबसे बड़ी बात, जो इस भाषा को जानता है वो अस्तित्व को भी सुन पाता है, क्योंकि अस्तित्व हमसे केवल मौन में ही बात करता है। और साथ ही उसके मौन के माध्यम से दूसरे लोग भी अस्तित्व से जुड़ पाते हैं, क्योंकि फिर उसका मौन एक माध्यम बन पाता है दूसरे लोगों के लिए अस्तित्व के साथ एकात्म हो पाने का। मौन की भाषा सीखने का एकमात्र उपाय ध्यान है।
पहली से लेकर आखिरी परत तक हमने देखा कि कैसे हम मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, कैसे ध्वनि से मौन की ओर जाते हैं, कैसे शब्दों से निशब्द की ओर जाते हैं। अब यदि हम शरीर की बात करें तो शरीर से जो संवाद होता है वो निश्चित रूप से शब्दों से तो नहीं होता। शरीर हमसे शब्दों में तो बात नहीं कर सकते, या तो वो उन संकेतों से बात करेगा हमारा शरीर, या फिर भाव भंगिमाओं से बात करेगा। तो शरीर से संवाद करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम शरीर के संकेतों को पढ़ना सीखें। जैसे कि हम शुरू करते हैं हमारी खान पान की आदतों से। हमारी भूख का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानसिक है। हमारी भूख मानसिक ज़्यादा है, शारीरिक बहुत कम है। जब आप अपनी पसंद का भोजन कर रहे होते हैं तो आप अति में खाते हैं भोजन। तो एक निश्चित मात्रा के बाद यदि आप सचेत हैं तो आप देखेंगे कि शरीर आपको ये बताना शुरू कर देता है कि अब हो गया, अब रुक जाओ। निश्चित रूप से संकेत आने लगता है, लेकिन चूंकि हम बेहोश होते हैं, और बेहोश का अर्थ है कि हमें सुनाई नहीं देता, और ये संकेत हम अनदेखा करते जाते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो क्या होता है, आपको मितली आने लगती है, डकार आने लगती है। शरीर ये कह रहा है कि भोजन अंदर नहीं समा सकता। शरीर ये कह रहा है लगातार। और आश्चर्य की बात यह है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक पूरी दुनिया को जंक फूड से बचाने के लिए बड़ी बड़ी शोध कर रहे हैं। जंक फूड से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को आगाह कर रहे हैं। लेकिन जंक फूड के पूरे साहित्य में ये बात शायद ही कहीं देखने को मिले कि वैज्ञानिक इस प्रकार की भाषा की परतों के बारे में बात कर रहे हैं कि शरीर से संवाद कैसे स्थापित करें और शरीर की कैसे सुनें। जो शरीर की सुन सकेगा उसे किसी आहार विशेषज्ञ की राय लेने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। उसका शरीर ही उसको गाइड कर रहा होता है, मार्गदर्शन दे रहा होता है। उसका शरीर ही भोजन की मात्रा का निर्धारण कर रहा होता है। तो ये साधारण सी दिखने वाली चीज़ें बड़ी अर्थपूर्ण हैं। अब टीवी की बात करें। जब हम बहुत लंबे समय तक टीवी देखते रहते हैं तो आंखें दर्द देने लगती हैं। अब ये आँखों का दर्द देना फिर इस बात का सूचक है कि अब बंद करो, बहुत देख ली टीवी। लेकिन फिर भी हम देखे ही जाते हैं। मतलब हम शरीर की बात नहीं सुन रहे हैं। कभी आपने एक चीज़ और अजीब सी देखी होगी कि हमारे शरीर का एक निश्चित समय होता है सोने का, और यदि वो समय निकल जाए तो जैसे नींद मर जाती है। अब ये बड़ी अद्भुत बात है। होना तो ये चाहिए कि जितना सोने के समय से हम दूर होते जाएं उतनी नींद गहरानी चाहिए, लेकिन होता है उल्टा। नींद खत्म हो जाती है। उसका नुकसान भी होता है। थकान तो रहती है शरीर में और नींद भी चली जाती है। तो जो नींद से थकान मिट सकती थी अब वो मिट भी नहीं पाएगी, और जाहिर सी बात है थकान और आएगी। अब देखिए, शरीर ने तो आपको संकेत दे दिया था कि अब समय हो गया, अब सो जाइए। हमने सुना नहीं। यह जो भाषा है शरीर की, ये जो संकेत हैं, यही सुनने से हम अपने शरीर के साथ मित्रता कर सकते हैं। नहीं तो याद रखिए हम शरीर के शत्रु ही हैं। हम
इसको, अपने शरीर को जितना सजा संवार लें, लेकिन जो शरीर को सुन ही नहीं सकता, जो शरीर के पास ही नहीं है, वो शरीर को प्रेम कैसे करेगा? और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यहाँ तक कि जानलेवा है। फिर भी लोग पिए ही जाते हैं, शराब पिए ही जाते हैं। तो शब्दों की भाषा तक नहीं समझते लोग, वो कभी संवेगों की भाषा क्या समझेंगे? और ये जो भाषा नहीं समझेगा वो अपना नुकसान करेगा ही। इस नुकसान से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपनी इच्छाओं का दमन करने लगते हैं। जैसे हमें भूख नहीं लगी है, बस कोई स्वादिष्ट व्यंजन देखकर हम ललचा जाएं। अब हम संयम के नाम पर अपने साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, भोजन की इच्छा को दबाते हैं। ये अतियों पर जीना है, कभी अति भोजन, कभी अति दमन। हमें संयम सीखना होगा, क्योंकि इस समस्या का समाधान केवल संयम है, संतुलन है। अब ये संतुलन आए कहाँ से? संतुलन आएगा शांत होने से। जो व्यक्ति जितना शांत होगा, वो व्यक्ति जितना सचेत होगा, वो देख पाएगा कि शरीर अपनी सीमा जानता है, शरीर अपनी आवश्यकताएं जानता है, भली भांति जानता है, और वो हमें संकेत दे सकता है। यदि हम उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें तो हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अतः शरीर से संवाद के लिए आवश्यकता है शुद्ध दृष्टि की, ताकि हम संकेतों को समझ पाएं। आवश्यकता है तीक्ष्ण अवलोकन की, ताकि हम भाव भंगिमाओं को, शरीर की सूक्ष्म मुद्राओं को समझ पाएं। आवश्यकता है शांत होने की, ताकि हम संवेगों को सुन पाएं। और अंततः आवश्यकता है ध्यान की, ताकि हम उस मौन की भाषा को समझ पाएं।